चलिए सोचिए कि आपने पूरी लाइफ टाइम की अर्निंग्स किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में रखी एंड उस बैंक के कुछ ऑफिशियल्स ने मिलके इलीगली वो पैसा एक फ्रॉडस्टर को दे दिया और वो पैसे डूब गए। बट आखिर थी तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही, तो गवर्नमेंट से अप्रोच करके बैंक रीपे तो कर ही देगी आपको। बट कभी आपने ये सोचा है कि अगर बैंक गवर्नमेंट से भी वो पैसे मांग रही है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो पैसे जो आप टैक्सेस पे करते हैं वहीं से आ रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नुकसान हमारा ही होता है। तो आज हम ऐसे ही एक बिजनेस की बात करेंगे जिसने अपने अचीवमेंट्स एंड ग्रोथ के लिए कुछ गलत तरीकों का यूज़ करके 11,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर बाय फिनोलॉजी। मैं हूं कीर्ति एंड आज हम बात करने वाले हैं नीरव मोदी स्कैम की और जानेंगे कि इस स्कैम में आखिर पंजाब नेशनल बैंक का क्या रोल था। ये पूरा स्कैम नीरव मोदी के थ्रू किया गया था और इसमें उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ ऑफिशियल्स को ब्राइब करके बैंक के कुछ रेगुलेशंस को मैनिपुलेट करवाया था। इससे पहले कि हम इस पूरे स्कैम की डिटेल को समझें, हम जान लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसका यूज़ करके ही ये स्कैम को किया गया था, जैसे कि बायर्स क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस। बायर्स क्रेडिट, जैसे कि आप टर्म से ही समझ रहे होंगे, बायर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जब किसी को लोन की ज़रूरत होती है तब शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये देखते हैं कि ये क्रेडिट आखिर कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है। अब सपोज़ मैं एक इम्पोर्टर हूँ, यानी मुझे बाहर की किसी कंट्री से कोई गुड्स मंगवाने हैं जिसके लिए मेरे को बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। तो मैं अपने यहाँ के किसी डोमेस्टिक बैंक को अप्रोच करती हूँ, जैसे कि पीएनबी, और मुझे बैंक कहता है कि ठीक है, आपको लोन तो मिल ही जाएगा लेकिन आपको 10% का इंटरेस्ट लगेगा। बट 10% इंटरेस्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है एंड मुझे लोन भी फॉरेन करेंसी में चाहिए। तो बैंक मुझे कहती है कि अगर आप बाहर के किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ जाएगा। बट देन इस केस में बाहर की बैंक तो मुझे जानती तक नहीं, ना उसके पास मेरा कोई क्रेडिट हिस्ट्री है, तो ऐसे में फॉरेन बैंक मुझे लोन क्यों देना चाहेगी। तो पीएनबी मुझे इसकी एश्योरिटी देगी कि आपको लोन मिल जाएगा, बस हमें यहाँ से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LOU इशू करना होगा। यानी पंजाब नेशनल बैंक मेरी गारंटी ले रही है कि इन केस मैं फॉरेन बैंक को लोन का अमाउंट वापस नहीं कर पाई तो पीएनबी मेरे बिहाफ में लोन का अमाउंट वापस कर देगी विथ इंटरेस्ट। बट पीएनबी ऐसे ही तो गारंटी नहीं दे देगी, राइट? तो वो मेरा पूरा ड्यू डिलिजेंस करेगी और मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी रही तो मुझे वो LOU इशू करेगी एंड एज अ गारंटी कुछ कोलेट्रल रखवाएगी सो दैट कल को अगर मैं डिफ़ॉल्ट करती हूँ तो उस कोलेट्रल से अमाउंट रिकवर कर ले। एंड पीएनबी ये सब इसलिए कर रही है बिकॉज इसमें उनका कुछ कमीशन इन्वॉल्व होता है। अब ये लोन अमाउंट फॉरेन बैंक मुझे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में तो नहीं देगी, ये पीएनबी को देगी, जिसके लिए एक नेटवर्क मैसेज का यूज़ किया जाता है जिसे स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके थ्रू बैंक सिक्योरली एंड सेफली अपने मैसेजेस को दूसरे बैंक तक सेंड या रिसीव करती है, जिसमें जनरली मनी ट्रांसफ़र जैसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं। इस स्विफ्ट के थ्रू पीएनबी फॉरेन बैंक को एक इंस्ट्रक्शन मैसेज करेगी कि मैं गारंटी दे रही हूँ, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड इस मैसेज के थ्रू फॉरेन बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र करती है पीएनबी को एंड देन पीएनबी इस अमाउंट को सप्लायर को देता है एंड सप्लायर गुड्स को इंपोर्टर को डिलीवर कर देता है और मुझे ये लोन अमाउंट डायरेक्टली फॉरेन बैंक को ही पे करना होता है। तो नीरव मोदी के केस में भी सेम यही चीज़ हुई। नीरव मोदी को डायमंड्स इंपोर्ट कराने थे जिसके लिए वो पीएनबी के मुंबई ब्रांच को अप्रोच करती है एंड पीएनबी उसे LOU इशू करती है सो दैट वो बायर्स क्रेडिट ले सके फॉरेन बैंक के थ्रू। पीएनबी भी ये इसलिए कर देती है क्योंकि लोन तो फॉरेन बैंक ही दे रही है एंड नीरव को भी फॉरेन बैंक्स को ही अमाउंट पे करना है, तो पीएनबी का कोई कैश आउटफ्लो तो होना ही नहीं है। तो ऐसा कई सालों तक चलता रहा। पीएनबी LOUs को इशू कर दी गई एंड नीरव अपना बिजनेस ग्रो करता गया। नीरव ने ऐसे बहुत सारे स्टोर्स ओपन कर लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट अमेरिका एंड लंदन में भी। बट कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे भी आ जाती है।
नीरव मोदी का डाउन टर्न तब स्टार्ट हुआ जब उसकी फर्म ने फिर से पीएनबी को अप्रोच किया फॉर एलओयूज, बट इस बार जो मैनेजर उनको एलओयूज इशू कर रहा था वो रिटायर हो चुका था एंड उसके बिहाफ में एक न्यू मैनेजर आया था जिसने कहा कि अगर आपको एलओयूज चाहिए तो आपको कोलेट्रल देना होगा। एंड ये सुन के नीरव मोदी की फर्म्स ने ये बोल दिया कि पहले भी हमें एलओयूज इशू किए गए हैं बिना कोलेट्रल्स के, तो अब आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। ये देखते हुए पीएनबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की एंड ये पता चला कि नीरव मोदी की फर्म्स ने 280 करोड़ का फ्रॉड किया है एंड उन्होंने इस चीज़ की एफआईआर दर्ज कराई। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी तब बैंक्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ 280 करोड़ का फ्रॉड नहीं, इनफैक्ट 11,000 करोड़ का फ्रॉड है। एंड इस फ्रॉड में सिर्फ नीरव मोदी का ही नहीं बट बैंक के कुछ ऑफिशियल्स का भी हाथ है जिन्होंने ब्राइब लेके विदाउट कोलेट्रल एलओयूज को इशू किया था एंड इवन इनका डेटा भी बैंक के किसी सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई नीरव मोदी ऑलरेडी इंडिया से जा चुका था एंड अगर करंट सिनारियो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसे यूके से इंडिया वापस लाने का ट्राई कर रही है एंड ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी नीरव मोदी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एंड ज्वेलरीज को सीज कर लिया है एंड ये केस अभी भी पेंडिंग है। ऐसे ऐसे फ्रॉड्स को देखकर एक आम आदमी के मन में डर बैठ जाता है क्योंकि वो तो यही सोचकर अपनी कमाई को बैंक में डिपॉजिट करता है कि बैंक तो सेफेस्ट ऑप्शन है अपनी अर्निंग्स को सेव करने के लिए। बट जब बैंक्स के ही सिस्टम में इतने लूप होल्स हो तो कोई क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएगा। और जब ऐसी कंपनीज इतने हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अचानक से ग्रो करने लग जाएं बिना किसी इनोवेशन के, तो हमें समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है एंड ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।